यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की क्रूड रिफाइनरियों को हुए नुकसान के बाद रूस ने हवाई ईंधन के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। ये रोक नवंबर अंत तक लगाई गई है। यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरियों पर इसलिए हमला किया ताकि रूस को ईरान युद्ध की वजह से बढ़ी तेल कीमतों का फायदा ना मिल सके। सर, सवाल ये कि रूस यूक्रेन युद्ध क्या नया मोड़ ले रहा है और रूस को कितना नुकसान हुआ है? रूस फिर दबाव में है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के बाजार में अच्छा मौका मिला था क्योंकि प्रतिबंध भी हटाए गए थे। दुनिया में ऑयल की सप्लाई कम थी और रूस के तेल की अच्छी कीमतें उसे मिल रही थी। और यूक्रेन ने इस बीच में 2-3 बड़े हमले किए। जो ताज़ा हमला किया है वो रशिया की एक रिफाइनरी है यारोस्लाल, उस रिफाइनरी को ध्वस्त कर दिया गया। और अब टोटल अगर आप पूरे रूस की में यूक्रेन के हमलों से प्रभावित रिफाइनिंग क्षमता को देखें तो 25% रिफाइनिंग क्षमता रूस की लगभग ध्वस्त कर दी है यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन हमलों के कारण। और ये इतनी दूर तक है कि यूक्रेन ने बाल्टिक के तट पर जो टर्मिनल्स हैं अस्तलुगा और प्राइमोस्क, उन पर भी हमले किए हैं। यानी अब पूरा का पूरा रूस और उसकी पूरी एनर्जी व्यवस्था, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की जद में है, निशाने में है। ये सबसे बड़ा बदलाव है जो पुतिन के लिए को परेशान करने वाला है। और इसका सबसे बड़ा असर इसलिए पड़ा क्योंकि रूस एटीएफ का बड़ा एक्सपोर्टर है। उसने तत्काल एटीएफ की आपूर्ति रोक दी है। लोग मान रहे हैं कि हवाई हमलों की बड़ी तैयारी है और चूंकि रिफाइनरीज बंद हैं, एटीएफ की ज़रूरत है, तो इसलिए उसे रोक लिया गया है। रिफाइनरीज का रन रेट कई साल के लोएस्ट लेवल के ऊपर आ गया है। हम आपको बताते रहे हैं कि दिसंबर में ये स्थिति आ गई थी कि रूस को अपने यहाँ प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करना पड़ रहा था दुनिया के देशों से। कच्चे तेल की रिफाइनरीज प्रोडक्ट ही नहीं बना पा रही थी कि रूस की रिफाइनिंग क्षमता इतनी बड़ी है। गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर बैन चल ही रहा है और ये 1 जुलाई 2026 तक रहेगा। ऐसा लगता है कि गैसोलीन के एक्सपोर्ट पर बैन रूस आने वाले समय में बढ़ाएगा। एविएशन फ्यूल की कीमतों में अगले 24 घंटे में आपको तेज बढ़त दिखाई देगी क्योंकि रूस ने इसके निर्यात पर रोक लगाई है। बाकी तेल की कीमतों पर हमने बहुत बड़ा असर आज नहीं देखा। इस घटना के 24 घंटे बाद कच्चे तेल की कीमतें उसी स्तर पर बनी हुई थी। लेकिन हाँ, अगर ये युद्ध थोड़ा और भड़कता है और यूक्रेन की तरफ से हमले और ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर तेल की कीमतों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। बीमा सेक्टर में एआई के इस्तेमाल से होने वाले फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा इंडस्ट्री ने मौजूदा साइबर रिस्क फ्रेमवर्क पर नए सिरे से विचार शुरू कर दिया है। बीमा रेगुलेटर आईआरडीआई ने बीमा कंपनियों को एआई आधारित साइबर खतरों का आकलन करने को कहा है, जिसके बाद इंडस्ट्री नए रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क पर शिफ्ट होने का विचार कर रही है। सर, सवाल यह है कि आईआरडीआई का नया आदेश क्या है और यह आदेश क्यों जारी करना पड़ा बीमा कंपनियों के लिए? बीमा डेटा सिक्योरिटी के लिहाज से दुनिया में सबसे संवेदनशील उद्योगों में से है। पूरा वित्तीय क्षेत्र यूँ तो संवेदनशील है, पर बीमा का जो डेटा है, इंश्योरेंस का डेटा है, जिसमें कि काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं लोगों के बारे में, उनको लेकर खतरे सबसे ज़्यादा हैं। और इधर जितनी तेज़ी से हैक बढ़े हैं, उसके बाद आईआरडीआई को जो बीमा रेगुलेटर है, उसने पूरा नया आदेश ही जारी किया है जिसमें साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस बदल दी गई और वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि बीमा कंपनियों के पास आपका काफ़ी सारा डेटा है। तो जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें आईआरडीआई ने उसमें बीमा कंपनियों के तकनीकी नेटवर्क में तमाम तरीके के छेद होने की चिंता स्पष्ट रूप से दिखती है। तो ये कहा गया है कि कोई भी बीमा कंपनी अगर किसी तरीके का साइबर इंसिडेंट होता, हैक होता है, फिशिंग होता है, तो 6 घंटे के भीतर उसे सर्टिन जो कि इंडिया में सरकारी एजेंसी है जो इस तरीके की इमरजेंसीज़ को, साइबर इमरजेंसीज़ को हैंडल करती है, उन्हें सूचना देना ज़रूरी होगा। और 24 घंटे के अंदर इसकी जानकारी 6 घंटे के भीतर सर्टिन को बताना है और रेगुलेटर को 24 घंटे के अंदर इसकी सूचना देनी होगी। पूरी जिम्मेदारी साइबर सिक्योरिटी की अब बोर्ड को दे दी गई है। कंपनी का बोर्ड सीधे इसकी जिम्मेदारी लेगा कि साइबर सिक्योरिटी के नियम तय किए जाएं। हर कंपनी को अपने पैनल में इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे। पहली बार भारत में इस तरीके की व्यवस्था आ रही है बीमा क्षेत्र में, और यकीन मानिए कि व्यवस्था कई जगह और भी लागू होगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट रखने पड़ेंगे जो साइबर सिक्योरिटी के मामलों की जांच कर सकें, पड़ताल कर सकें, और उनकी ड्यूटीज अलग करनी होंगी। कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे और कुछ इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर रखना होगा बीमा कंपनियों को अपने यहाँ, जो पूरी के पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी को तय करेगा। एनुअल ऑडिट होगा जिसमें आरडीआई ने कहा है कि बीमा कंपनियां सर्टिन के साथ, जो कि सरकार की एजेंसी है, उसके साथ मिलकर ऑडिट कराएंगी और जो भी पॉलिसी रिक्वायरमेंट्स हैं
कंपनी के भीतर, बीमा कंपनी के अंदर उसे चेंज करना होगा। शुभम, ये अपनी तरीके का पहला कंप्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है जो बीमा क्षेत्र में लागू हो रहा है। कितनी सफलता से लागू होगा ये बाद में पता चलेगा, लेकिन यहां से एक शुरुआत होती दिख रही है और इसको कई सारे और उद्योगों में और कंपनियों में लागू करने का एक मॉडल बनता यहां दिखता है।